Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat. In our previous session, we have discussed about the exploring of graph, जिसके अंदर हमने ग्राफ क्या है उसकी डेफिनेशन देखी थी. एक बार मैं वापस से आपको पूरा फिर से दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया हुआ था. तो सबसे पहले हमने ग्राफ क्या है वो देखा था कि ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज द ग्राफ. उसके बाद ग्राफ के टाइप हमने डिस्कस किए थे. फर्स्ट इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड द सेकेंड इज अनडायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर ऐसा था कि हर एक एज के पास अगर कोई डायरेक्शन है तो उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, और अगर आपके ग्राफ के अंदर एजेस के पास अगर कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब नो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद द एजेस, तो उसे हम बोलेंगे कि वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है. उसके बाद हमने वेटेड ग्राफ का भी डिस्कशन किया था. उसके बाद हमने ट्रैवर्सिंग ऑफ अ ग्राफ देखा था, जिसके अंदर उसके तीन टाइप थे: प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. प्री ऑर्डर के अंदर जैसे आप डीएस में पढ़ के आए हो कि प्री ऑर्डर के अंदर हम VLR मतलब वर्टाइजेस रूट, उसके बाद लेफ्ट और उसके बाद राइट सबलिस्ट को ट्रैवर्स करते थे. इन ऑर्डर में हम करते थे LBR फॉर्म में, और पोस्ट ऑर्डर में हम करते थे LRB फॉर्म में. तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हमारे प्रीवियस सेशन में. उसके बाद हमने ग्राफ के दो मेन ट्रैवर्सल एल्गोरिथम देखे थे, उसके एग्जांपल्स देखे थे. फर्स्ट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च. उसके अंदर हम एक नोड को विजिट करने के बाद उसके डेप्थ तक जाएंगे, उसके बाद ही उसके दूसरे सब लिस्ट को हम सर्च करेंगे, सब ग्राफ को हम ट्रैवर्स करेंगे. तो ये था हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च. उसके बाद हमने देखा था BFS. ये पूरा डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम है. ये मैंने आपको बोला था कि आपको घर से करना है, अगर आपको ना पता चले तो आप पूछ सकते हो कभी भी. उसके बाद हमने देखा था BFS. ये है DFS का एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिथम. उसके बाद हमने देखा था BFS. BFS के अंदर हम जो भी ट्रैवर्स कर रहे हैं या सर्चिंग कर रहे हैं वो पूरा हम लेवल वाइज करेंगे, मतलब आपको 1 बाय 1 लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करना है. तो आपको यहाँ पे एक साइड के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, हम 1 बाय 1 ट्रैवर्स करेंगे. तो ये था हमारा BFS का ट्रैवर्सल. BFS में हम क्यू के अंदर हर एक नोड को NQ करवाएंगे, फिर उसे DQ करवा के विजिटेड एरे के अंदर हम डाल देंगे. तो हमारे विजिटेड एरे में जो आंसर जो एरे में एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा. तो ऐसे हम हर एक नोड को NQ करवाएंगे, फिर उसे DQ करके हम विजिटेड नोड के अंदर विजिटेड एरे के अंदर एंटर करवा देंगे. तो ये था हमारा BFS का एग्जाम्पल. उसके बाद मैंने आपको एक ग्राफ दिया था. ये है हमारा ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम भी आपको बोला था कि आपको अच्छे से रेडी करना है ये एल्गोरिथम. ये इसकी प्रोसीजर है, ये पूरी BFS की प्रोसीजर है और ये सर्चिंग की प्रोसीजर है. उसके बाद मैंने ये ग्राफ आपको घर से इसका एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बोला था. तो वो कि आप लोगों ने ये परफॉर्म कर लिया होगा और इसमें आपको कोई डाउट नहीं है. आपका जो आंसर आएगा वो शायद BFS का, यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो गलत है. आपका जो आंसर आएगा वही सही आएगा. देखो यहाँ पे हम A और DFS की अगर बात करें तो हमने A, B और D को ट्रैवर्स किया है, क्योंकि हम B के बाद C पे नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई लिंक नहीं है. तो ये इसका एक सब ग्राफ हो गया. उसके बाद हम ये वाले में जाएंगे तो A और C के बाद हम E में जाएंगे और E के बाद हम F में जाएंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड है. और BFS के अंदर जो है वो A आएगा, उसके बाद B के बाद हम B के सिबलिंग मतलब C को सर्च करेंगे, फिर उसके बाद हम E को सर्च करेंगे, उसके बाद हम D और F को सर्च करेंगे. तो ये शायद मेरा जो एग्जाम्पल का आंसर मैंने लिखा है ये गलत है. तो आप लोगों का भी वही आना चाहिए, A, B, C, E, D और F आंसर आएगा इसका. ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना, अगर नहीं पता चले तो मैं बताऊंगी कैसे आ रहा है ये. उसके बाद का टॉपिक जो है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग? सबसे पहले टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? कोई भी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है is a linear ordering of its vertices such that for every directed edges from vertex U to vertex V, U comes before V in the ordering. इसका मतलब हुआ कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट के टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आपका डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ होता है उसका ऑर्डर जो है वो लीनियरली आना चाहिए. मतलब
अगर आपने ए नोड विजिट किया है तो ए के बाद ही बी विजिट होना चाहिए। अगर एक लेवल पे आपका ग्राफ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पे ए है, तो ए विजिट ना हो तब तक हम बी और सी को विजिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बी एंड सी आर द चिल्ड्रन ऑफ ए। तो विदाउट विजिट द ए रूट नोड हम बी और सी को विजिट नहीं कर सकते। दैट इज आवर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्या है? सबसे पहले तो डायरेक्टेड ग्राफ का तो आपको पता है कि जो भी ग्राफ के अंदर एजेस के अंदर डायरेक्शन दी हुई होगी उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। और असाइक्लिक ग्राफ का मतलब होता है कि ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई साइकिल जनरेट ना हो। जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ए बी डी और सी ये जो है वो साइकिल जनरेट कर रहा है, फिर यहाँ पे ये वाला जो है ये भी साइकिल जनरेट कर रहा है। तो डीएजी मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ का मतलब ये होता है कि साइकिल जनरेट नहीं होनी चाहिए और डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। तो जब तक रूट नोड विजिट नहीं होता तब तक हम उसके चाइल्ड नोड को विजिट नहीं कर सकते। दैट इज द मेन लॉजिक ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो ये इसका सिंपल एग्जांपल है कि एक कप है आपके पास, कप के अंदर आप ये सारी चीजें डाल सकते हो, ठीक है, कि मिल्क डाल सकते हो, एक पल्प जो है वो डाल सकते हो, ऑयल डाल सकते हो। अब वो कप को आप कप के अंदर जो चीज है उसे आप हीट कर सकते हो, हीट करने के बाद आप उसे खा सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसीजर है। मतलब अगर आप कुछ कप के अंदर कुछ डालोगे ही नहीं तो उसे गर्म कैसे करोगे? और कुछ गर्म नहीं कर रहे हो मतलब कप के अंदर कोई चीज ही नहीं है तो आप खाओगे क्या? मतलब एक नोड जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हम दूसरे नोड पे नहीं पहुंच सकते अगर वो डायरेक्टेड है और एक दूसरे से कनेक्टेड है तो। अब ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का एग्जांपल है। देखो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में सबसे पहले हमें जो चीज करनी है वो इन डिग्री और आउट डिग्री की बात अगर करें तो इन डिग्री का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर नोड उसके अंदर अगर कोई डायरेक्शन नहीं आ रही है दैट मीन्स उसकी इन डिग्री 0 है। तो यहाँ पे ए में देखो कोई भी डायरेक्शन ऐसी नहीं है जो ए के अंदर आ रही हो, दो डायरेक्शन ऐसी है जो ए से बाहर निकल रही है, एक ए से बी में जा रही है और एक ए से डी में जा रही है। तो ए का इन डिग्री 0 हो गया और आउट डिग्री जो है वो 2 हो गया। तो हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में ऐसे सारे नोड्स का अगर देखें तो देखो बी का इन डिग्री जो है वो 1 है और आउट डिग्री है वो भी 1 है, डी का इन डिग्री जो है वो है 1 और 2 और आउट डिग्री है 1, सी का इन डिग्री है 1 ये वाला और आउट डिग्री है 1 एंड 2, ई जो है उसका इन डिग्री है 2 1 एंड 2 और आउट डिग्री कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले ऐसा नोड फाइंड करना है जिसकी इन डिग्री 0 हो, मतलब जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन आ नहीं रही हो वैसा नोड। तो हमारे ग्राफ में अगर देखें तो ए जो है वो इसकी इन डिग्री 0 है, ए और एफ। तो हम क्या करेंगे? जिसकी इन डिग्री 0 है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का एग्जांपल है ये। अगर आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का एल्गोरिदम क्या हिसाब से देखो तो जिसकी इन डिग्री 0 है उन नोड्स को हम रिमूव करेंगे और उसके साथ के जो डिग्रीज उसके साथ की जो एजेस है उसे भी हम रिमूव करेंगे। मतलब हमने एक नोड सिलेक्ट करना है जिसको हम डिलीट करेंगे और उसकी एजेस को भी हम डिलीट करेंगे। तो मैंने ए सिलेक्ट किया और एक को उसकी एजेस के साथ डिलीट कर दिया और आउटपुट में हमने एक डाल दिया। हम सॉर्टिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इन डिग्री वैल्यू, तो हमने ए को आउटपुट में डाल दिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसकी इन डिग्री जो है वो 0 है। तो बी और एफ दो नोड्स ऐसे हैं जिसकी इन डिग्री 0 है। तो हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा नोड विथ उसके एजेस हम डिलीट करेंगे। तो मैंने बी सिलेक्ट किया, तो बी को और उसके एजेस को मैंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद बी को हम आउटपुट में इंसर्ट करवा देंगे। अब देखो कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा नोड है जिसकी इन डिग्री 0 है। तो सी और एफ दो नोड्स है जिसकी इन डिग्री 0 है। तो हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा नोड लेंगे और उसे रिमूव करेंगे जिसकी इन डिग्री 0 है। तो मैंने सी को रिमूव कर दिया विथ इट्स एजेस। अब हमारे पास दो अगेन नोड है डी और एफ जिसकी इन डिग्री 0 है। तो मैं डी को रिमूव करूंगी और डी को आउटपुट के अंदर डाल दूंगी। अब हमारे पास अगेन दो नोड है, तो इन दोनों में से आप कोई भी नोड रिमूव कर सकते हो। हमने पहले ई को रिमूव किया, उसके बाद हमने एफ को रिमूव किया। ई और एफ के बीच में कोई एजेस थे ही नहीं तो उसे रिमूव करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब आप क्या कर रहे हो उस टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के एग्जाम्पल में कि एक नोड ऐसा सिलेक्ट करोगे जिसकी इन डिग्री 0 है, फिर उसे डिलीट करोगे विथ इट्स एजेस। तो दूसरे की
जो इन डिग्री बन रही थी वो भी धीरे 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 जीरो होती जाएगी और ऐसे करके आपका पूरा जो ग्राफ है वो डिलीट करके हम उसे आउटपुट एरे के अंदर इंसर्ट करा देंगे। देखो अब ए से बी जा रहे हैं हम और ए से डी जा रहे हैं, उसके बाद बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड डी टू ई, सी टू ई एंड डी टू ई। तो ये हो गया आपका पूरा आउटपुट ग्राफ और आपका टोपोलॉजिकल। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा था कि ये कौन से ऑर्डर में वर्क हो रहा है, मतलब कौन सा नोड विजिट करोगे तो उसके साथ वाला जो है वो आप विजिट कर पाओगे। अब देखो विदाउट ए विजिट आप बी को विजिट नहीं कर पाओगे, बी को विजिट नहीं किया कर सकते तो सी नहीं कर पाओगे, सी नहीं किया तो डी नहीं कर पाओगे और डी को करने के लिए तो दो नोड विजिटेड होने चाहिए ए और सी, फिर ई को करने के लिए दो नोड विजिटेड होने चाहिए सी एंड डी, सी को करने के लिए बी विजिटेड होना चाहिए, बी को करने के लिए ए विजिटेड होना चाहिए। ऐसे करते करते आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपका ऑर्डर क्या है जिसके अकॉर्डिंगली आप आपका जो विजिट है वो परफॉर्म करवाओगे। तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। तो ऐसे करके आपको इसका एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये दूसरा एग्जाम्पल है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। अब यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले देखो किस चीज की इन डिग्री जो है वो 0 है। तो 5 की इन डिग्री 0 है, 4 की इन डिग्री 0 है, तो इन दोनों में से हमने पहले 4 को निकाला है। 4 निकाला तो ये दोनों भी निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा नोड है जिसकी इन डिग्री 0 है, तो अब 1 की इन डिग्री 1 है, 0 की 1 है, 2 की 1 है, 3 की भी 1 है, 5 की कोई इन डिग्री नहीं है तो हम 5 को निकाल देंगे और उसके साथ ये एजेस भी निकल जाएगी। तो अब हमारे पास कौन से नोड्स बच रहे हैं, 2, 0, 1 एंड 3। इन सब में से 3 के पास एक इन डिग्री है, 1 के पास एक इन डिग्री है, 2 और 0 के पास इन डिग्री नहीं है तो हम 0 को निकालते हैं। 0 की कोई एजेस भी नहीं है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हम 2 को निकालेंगे, 2 के बाद हम 3 को निकालेंगे और 3 के बाद हम 1 को निकालेंगे। फिर हमने ये सीक्वेंस लिख दी 4, 5, 0, 2, 3, 1 और ये जो डायरेक्शंस थी वो सारी डायरेक्शंस ड्रॉ कर दी है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज का यूज करके कौन से ऑर्डर का यूज करके आपको पता चलेगा कि विदाउट विजिटिंग दिस प्रीवियस नोड वी कैन नॉट अलाउड टू विजिट द नेक्स्ट नोड्स। तो ये हो गया हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का दूसरा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है वो आप ये भी नोट डाउन कर लो, ये भी आपको घर से अच्छे से परफॉर्म करना है। ग्राफ के चैप्टर के अंदर बहुत कम सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो ये जो मैंने पीपीटी में दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल्स इनफ है। डीएफएस बीएफएस में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे आपके प्रीवियस पेपर्स के अंदर से, तो वो भी एक बार स्टडी कर लेना। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है ये, तो ये मान लो कि 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। तो ये आपको अच्छे से एक बार परफॉर्म करना है। अगर ये एग्जाम्पल में कुछ पता नहीं चलेगा तो हम उसे वापस से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टेड कंपोनेंट्स। Connected component of an undirected graph is a subgraph in which any two vertices are connected to the other by paths। मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट जिसका यूज करके और भी मतलब वो मान लो कि वो कंपोनेंट हमने डिलीट किया तो हम हमारे ग्राफ को दूसरे सब ग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट को हम कनेक्टेड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या फिर बाय कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, अ कनेक्टेड कंपोनेंट और जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ सब ग्राफ इन विच एनी टू वर्टाइसेस आर कनेक्टेड। मतलब ऐसा ग्राफ जिसके दो वर्टाइसेस कोई दूसरे पाथ से कनेक्टेड है, तो इसे हम बाय कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो आप कनेक्टेड कंपोनेंट जिस नोड को या जिस वर्टाइसेस को बोलोगे उसे आप बाय कनेक्टेड कंपोनेंट या बाय कंपोनेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दो वर्टाइसेस के लिए ही कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे देखो आप ये जो है देयर आर टू कनेक्टेड कंपोनेंट इन द अबोव अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक तो ये कंपोनेंट है और दूसरा ये कंपोनेंट है। मतलब मैंने अगर ये लिंक जो है वो निकाल दी तो एक ये सब ग्राफ बन जाएगा, एक ये सब ग्राफ बन जाएगा। अगर आप ये लिंक की बात करो तो इसमें तो सारे नोड्स इंडिविजुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट हुआ ये हमारा बाय कनेक्टेड कंपोनेंट और कनेक्टेड कंपोनेंट भी आप बोल सकते हो। मतलब ये एज निकालने के बाद हमें दो सब ग्राफ मिले। यहाँ पे देखो बहुत सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स है।
ये अगर 4 को हमने निकाल दिया तो ये एक पूरा बन जाएगा और ये एक बन जाएगा। उसके बाद मतलब ये एज को हमने निकाला तो ये एक बनेगा, ये एक ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद अगर आपने ये एज को निकाल दिया तो ये एक ग्राफ बन जाएगा और ये एक ग्राफ बन जाएगा। फिर ये एज को अगर आपने निकाला 9 और 11 वाला तो भी ये और ये इंडिविजुअल हो जाएगा। ये 10 वाली दोनों निकाल दी तो भी ये और ये इंडिविजुअल हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी, ये पूरा एक ग्राफ है देखो, पर पूरे ग्राफ को जो मैंने ब्लू कलर से ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ये सारे जो है वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। विद द यूज ऑफ दिस कंपोनेंट्स हम हमारे ग्राफ को अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमने ये कंपोनेंट्स को अगर रिमूव किया तो हम हमारे ग्राफ को भी सब ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसे हम अलग कर सकते हैं। वैसे करके आप कनेक्टेड कंपोनेंट्स ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकुलेशन पॉइंट। आर्टिकुलेशन पॉइंट जो है वो कनेक्टेड कंपोनेंट जैसा ही है। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट की अगर बात करो तो एन आर्टिकुलेशन पॉइंट इन अ कनेक्टेड ग्राफ इज अ वर्टेक्स दैट इफ डिलीटेड देन डिस्कनेक्ट्स द ग्राफ। सेम चीज है, पर बाय कनेक्टेड कंपोनेंट और कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन ये था कि कोई पर्टिकुलर एज को या कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स को डिलीट करने से आपका जो ग्राफ है वो दो वर्टाइजेस से कनेक्टेड था। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दो वर्टाइजेस से कनेक्टेड है। आपका कोई भी एक ग्राफ, अगर एक पॉइंट अगर हम डिलीट कर दे, एक वर्टेक्स अगर हम डिलीट कर दे तो वो दो सब ग्राफ में डिवाइड हो जाएगा। तो वो वर्टेक्स को हम आर्टिकुलेशन पॉइंट बोल सकते हैं। Articulation point represent the value abilities in a connected network. Single point whose failure would split the network into two or more disconnected component. यहाँ पे देखो टू और मोर डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट की बात है। मतलब अगर सिंपल टू डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात होती तो हम उसे कनेक्टेड कंपोनेंट या बाय कनेक्टेड कंपोनेंट बोल सकते थे। पर यहाँ पे बात है कि हम हमारे पूरे ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे कि वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये ग्राफ के अंदर आपका आर्टिकुलेशन पॉइंट कौन सा है? तो आप बोल सकते हो कि 2 इज योर आर्टिकुलेशन पॉइंट, क्योंकि 2 से अगर 2 को डिलीट किया और 2 के कनेक्टेड सारी वर्टाइज एजेस को हमने डिलीट किया तो हमें एक ग्राफ मिलेगा ये विच इज 1 4 वाला, और दूसरा मिलेगा ये विच इज 3 5। मतलब मैंने 2 को डिलीट किया तो 2 के साथ की सारी एजेस को भी डिलीट करना पड़ेगा। अगर 3 डिलीट किया तो भी हमें ये मिल रहा है। देखो 3 को अगर हम डिलीट करते हैं तो ये एक ग्राफ मिला और एक ग्राफ हमें ये मिला, मतलब सब ग्राफ। तो 2 और 3 जो है वो यहाँ पे हमारे आर्टिकुलेशन पॉइंट बन जाते हैं। 4 को अगर आप डिलीट करोगे तो आपका ये पूरा एक ही ग्राफ मिलेगा, तो उसे हम आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं बोल सकते। सेम अगर 1 को डिलीट करोगे तो आपको एक ही ग्राफ मिलेगा, क्योंकि 4 और 2 भी कनेक्टेड है, तो ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 1 4 और 5 जो है वो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं बन सकते हैं। मतलब हमारे आर्टिकुलेशन पॉइंट कौन से हुए? तो 2 एंड 3 आर आवर आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको एक दूसरा ग्राफ दिया है, देखो विद द यूज ऑफ दिस ग्राफ्स आप कौन से आर्टिकुलेशन पॉइंट ढूंढ सकोगे? तो अगर मैंने 3 को डिलीट किया तो मुझे एक ये मिलेगा, एक ये ग्राफ मिलेगा और एक ये ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 3 जो है वो आर्टिकुलेशन पॉइंट है ही। नेक्स्ट दूसरा आर्टिकुलेशन पॉइंट कौन सा है वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने 1 को डिलीट किया तो ये पूरा एक ही ग्राफ बन रहा है। 2 डिलीट किया तो सेम पूरा एक ही ग्राफ बन रहा है। उसके बाद अगर 6 को डिलीट किया तो भी ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से। 5 डिलीट किया तो भी ये सारे कनेक्टेड है। 7 डिलीट किया तो भी सारे कनेक्टेड है। मतलब ये एक ही पॉइंट है आर्टिकुलेशन पॉइंट 3, जिसको अगर मैं डिलीट करूंगी तो मुझे 3 सब ग्राफ मिलेंगे। एक ये 1 2 वाला, एक इंडिविजुअल 4 नोड वाला और एक 5 6 7 नोड वाला। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के अंदर हमारा जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है दैट इज 3। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट। आर्टिकुलेशन पॉइंट की थ्योरी और उसके एग्जाम्पल एग्जाम में आते ही है। वो मान लो कि 4 या 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको बहुत बड़ा ग्राफ देके एग्जाम्पल देके बोलेंगे कि इसके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स फाइंड करो और आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या उसे एक्सप्लेन भी करो, तो वो चीज़ 7 मार्क्स में भी आ सकती है। तो ये टॉपिक अच्छे से देख लो, ना पता चले तो डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कनेक्ट होकर आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आर्टिकुलेशन पॉइंट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है।
यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जो आपको घर से करनी है। ये एक हॉफमैन कोडिंग का है। हॉफमैन कोडिंग अभी हमारा करना बाकी है, तो ये रहने दो। एक्चुअली हॉफमैन कोडिंग आपके शायद टॉपिक ये है ही नहीं, ये चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसकी आपको होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये नोट डाउन कर लो, जब मैं आपको हॉफमैन कोडिंग सिखाऊंगी तब आपको ये एग्जाम्पल तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉफमैन कोडिंग शायद 6th चैप्टर में 6th यूनिट में नहीं है, पर 5th में या 7th में है। तो ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। शायद ये मुझसे मिसप्लेस हो गया है या क्या हुआ है, ये मैं देख लूँगी एक बार। तो आज के हमारे ये एक्सप्लोरिंग ग्राफ वाले चैप्टर में हमें इतना ही देखना था। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 6 और चैप्टर 6 खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कभी भी डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कनेक्ट हो जाओ और मुझे पूछ सकते हो। आज का जो टॉपिक हमने चलाया वो है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, आर्टिकुलेशन पॉइंट एंड बाय कनेक्टेड कंपोनेंट। उसमें से बाय कनेक्टेड कंपोनेंट एंड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आर द most important, sorry, bi-connected component and articulation point are the most important for GTU examination. तो प्लीज इसे अच्छे से देख लो, अगर ना पता चले तो आप लोग डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में आ जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस गाइस। थैंक यू।